अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मीमबीएस। तो हमने पिछले लेक्चर में किया था सिंथेसिस ऑफ प्योरीन सिंथेसिस हमने की थी, या जिसको हम डिनोवो सिंथेसिस कहते हैं। तो उसमें मैं आपको एक बात बताना भूल गया, वो था पैबा एनालॉग्स और फॉलिक एसिड एनालॉग्स। तो इन दोनों के बारे में पहले पढ़ते हैं, फिर अब हम आगे करेंगे अकॉर्डिंग टू लिपिनकॉर्ड, और वो है एडेनिन एंड गुआनिन मोनोफॉस्फेट सिंथेसिस। और उसके साथ साथ हम पेरीन सैल्वेज पाथवे भी आज करेंगे। तो चलते हैं आगे। तो मैं आपको बताना भूल गया पैबा एनालॉग्स असल में क्या हैं। पैबा एनालॉग्स जैसे कि सल्फोनामाइड्स, ये एनालॉग्स हैं, ठीक है। और ये क्या काम करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं फॉलिक एसिड के सिंथेसिस इन बैक्टीरियल सेल्स। तो पैबा एनालॉग्स क्या हैं, ये एक्चुअली सल्फोनामाइड्स हैं जो बैक्टीरिया में फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। अगर फॉलिक एसिड नहीं होगा तो उसकी वजह से टेट्राहाइड्रोफोलेट, जो कि फॉलिक एसिड की एक्टिव फॉर्म है, वो भी नहीं होगी। और अगर टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं होगा तो प्यूरीन सिंथेसिस भी नहीं होगी। प्यूरीन सिंथेसिस क्यों नहीं होगी, वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि प्यूरीन सिंथेसिस के लिए दो जो है वो 2,4-माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट के 2 मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं। तो अगर 2,4-माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट के 2 मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे तो ये पूरी प्यूरीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो इसलिए प्यूरीन सिंथेसिस नहीं होगी। और ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल सेल्स के लिए एप्लीकेबल है, ह्यूमन सेल्स के लिए नहीं है। मेमेलियंस में ऐसा नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हम ज़्यादातर जो है ना अपनी डाइट से फॉलिक एसिड जो है वो ऑब्टेन करते हैं। तो इन सल्फोनामाइड्स या पैबा एनालॉग्स का ह्यूमन में जो टेट्राहाइड्रोफोलेट है उसकी सिंथेसिस पर कोई जो है इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, ख़ास इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। उसके बाद है फॉलिक एसिड एनालॉग्स। फॉलिक एसिड एनालॉग्स क्या हैं कि ये इनमें एक्चुअली आता है मैथोट्रिक्सेट क्या है, ये काम करता है कि ना जब टेट्राहाइड्रोफोलेट ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है डाईहाइड्रोफोलेट में। तो डाईहाइड्रोफोलेट को दोबारा टेट्राहाइड्रोफोलेट में ना रिड्यूस होने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। डाईहाइड्रोफोलेट को टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होने के लिए, रिडक्शन के लिए डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो मैथोट्रिक्सेट है, ये डाईहाइड्रोफोलेट एंजाइम को जो है वो इनएक्टिव कर देता है, ठीक है। इसको काम नहीं करने देता, इसको डीएक्टिवेट कर देता है। तो इसके कुछ फ़ायदे हैं। इसका फ़ायदा ये है कि अगर ऐसा करेगा मैथोट्रिक्सेट, टेट्राहाइड्रोफोलेट अगर नहीं बनने देता तो उसकी वजह से प्यूरिन्स नहीं होंगी, प्यूरिन नहीं होंगे तो डीएनए और आरएनए भी नहीं होंगे। तो उसका मतलब है जो है प्रोटीन सिंथेसिस भी रुक जाएगी, सेल प्रोलिफरेशन भी रुक जाएगी। तो उसका ये असर होगा कि जब कैंसर होता है तो उसमें ये ट्रीटफुल होता है, बहुत हेल्पफुल इन ट्रीटिंग रैपिडली ग्रोइंग कैंसरस सेल्स, ठीक है। तो ये हो गया, ये एक्चुअली पीछे इंक्लूड थे प्यूरीन सिंथेसिस से या डिनोवो सिंथेसिस के साथ। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ एएमपी एंड जीएमपी फ्रॉम आईएमपी। जैसे हमने आईएमपी बना लिया प्यूरीन सिंथेसिस से, ठीक है, जो कि पेरेंट मॉलिक्यूल है एएमपी का और जीएमपी का। तो अब हम देखते हैं कि आईएमपी से आगे एएमपी और जीएमपी कैसे बनते हैं। वो ऐसे बनते हैं कि आईएमपी जो है उससे दो बनते हैं, या तो एएमपी बनेगा या जीएमपी बनेगा। तो एएमपी बनाने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एस्पार्टेट और जीटीपी। और जीएमपी बनाने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, ग्लूटामीन और एटीपी। तो एएमपी, ए से एएमपी, ए से एस्पार्टेट, और जी से जीएमपी, जी से ग्लूटामीन। लेकिन इसमें ये डिफरेंस है, ये अपोजिट है कि एएमपी बनाने के लिए हमें जीटीपी चाहिए और जीएमपी बनाने के लिए हमें एटीपी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गए कि हमें एएमपी बनाने के लिए क्या चाहिए और जीएमपी बनाने के लिए क्या चाहिए। उसके बाद ये आगे बनेंगे कैसे। तो ये ऐसे बनेंगे कि जो आईएमपी है, ठीक है, इस पर एक एंजाइम एक्ट करेगा जिसे हम कहते हैं एडिनाइलोसक्सिनेट सिंथेटेज। और उसके साथ साथ जो दो चीज़ें हमने कही थी कि ये एएमपी बनाने के लिए ज़रूरत चाहिए, वो है एस्पार्टेट और जीटीपी। ये दो एएमपी, एस्पार्टेट और जीटीपी और एडिनाइलोसक्सिनेट सिंथेटेज, इन तीनों की प्रेजेंस में आईएमपी कन्वर्ट हो जाएगा एडिनाइलोसक्सिनेट, ठीक है। एडिनाइलोसक्सिनेट पर एक एंजाइम करेगा एडिनाइलोसक्सिनेट लेयेज, और यहाँ पर इसकी वजह से फ्यूमरेज जो है वो एडिनाइलोसक्सिनेट से रिमूव हो जाएगा, जिसकी वजह से एएमपी जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो आईएमपी से एएमपी कैसे बनेगा, आईएमपी पर एडिनाइलोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम एक्ट करेगा, एस्पार्टेट ऐड होगा, जीटीपी ऐड होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा एडिनाइलोसक्सिनेट में। एडिनाइलोसक्सिनेट पर ऐड करेगा एडिनाइलोसक्सिनेट लेयेज, जिसकी वजह से फ्यूमरेज जो है वो रिमूव हो जाएगा और एएमपी बन जाएगा। और ये जो एएमपी है यही कंट्रोल करता है
अगर इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो ये जाकर एडिनाइलोसक्सिनेट सिंथेटेज पर इफ़ेक्ट करेगा और इस एंजाइम को जो है वो डीएक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से और ज़्यादा एएमपी नहीं बनेगा। और अगर और ज़्यादा एएमपी नहीं बनेगा तो फिर क्या बनेगा, जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है जीएमपी, तो और ज़्यादा जीएमपी बनेगा। तो जीएमपी कैसे बनेगा, ये बनेगा आईएमपी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ठीक है, आईएमपी जो है उस पर जब आईएमपी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट करेगा तो उसकी वजह से एनएडी दो जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो आईएमपी से गेन कर लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा जेंथीनोसिन मोनोफॉस्फेट में। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा जेंथीनोसिन मोनोफॉस्फेट में। जेंथीनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है इसमें अब हमने कहा था कि जीएमपी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ग्लूटामीन और एटीपी। तो अब इसमें ग्लूटामीन ऐड होगा, एटीपी ऐड होगा और जीएमपी सिंथेटेज ऐड होगा, जिसकी वजह से जीएमपी बन जाएगा। और ये जीएमपी कंट्रोल करता है कि कितना बनना चाहिए। अगर जीएमपी ज़्यादा बनता है तो जाकर ये आईएमपी डिहाइड्रोजिनेज को जो है वो डीएक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से जीएमपी जो है वो ज़्यादा एक्सेस में नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हमें जीएमपी की एक क्लिनिकल बताया गया, वो है माइकोफिनोलिक एसिड। तो माइकोफिनोलिक एसिड क्या करता है, ये अगर माइकोफिनोलिक एसिड बॉडी में हम इनकॉर्पोरेट करवा देते हैं, यहाँ बॉडी में आ जाता है कहीं से, तो ये क्या करता है, ये आईएमपी डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिविटी को कम कर देता है। जैसे एक्सेस जीएमपी आईएमपी डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिविटी को कम कर देता है, वैसे ही माइकोफिनोलिक एसिड भी जो है आईएमपी डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिविटी को कम कर देता है। डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी को कम कर देता है, तो अगर ये एंजाइम जो है ये काम नहीं करेगा, ये कम काम करेगा, तो जीएमपी जो है वो नहीं बनेगा, तो जीएमपी जो है उसकी प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। अब जीएमपी और एएमपी ये जो दोनों हैं, ये आगे हम प्यूरिन्स बनती हैं इनकी वजह से डीएनए बनता है और फिर उनकी वजह से आगे सेल्स, सेल प्रोटीन्स और सेल प्रोलिफरेशन जो है वो करते हैं। तो अगर ये जीएमपी नहीं होगा, डीएनए आरएनए नहीं बनेगा, तो उसकी वजह से प्रोटीन्स वगैरह भी नहीं बनेंगे, और प्रोटीन्स वगैरह नहीं होंगी तो टी एंड बी सेल जो है, जो इम्यून सिस्टम में हमारे काम करते हैं, उनकी कंसनट्रेशन भी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो टी एंड बी सेल की जब कंसनट्रेशन कम हो जाएगी तो इसकी वजह से जो इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस्ड हो जाएगा। और इसका एक ये फ़ायदा होता है कि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो ऑर्गन रिजेक्शन करता है हमारी बॉडी। तो अगर हम उन बॉडी में ट्रांसप्लांट के टाइम माइकोफिनोलिक एसिड अगर इंजेक्ट कर देते हैं तो उसकी वजह से इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस्ड हो जाएगा और बॉडी ऑर्गन रिजेक्शन जो है उसके चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। अच्छा, तो ये था माइकोफिनोलिक एसिड का जो है एक क्लिनिकल। उसके बाद एएमपी है, एएमपी हमें पता है मोनोफॉस्फेट है, तो अब जब इसमें एटीपी हम ऐड करेंगे तो ये एडीपी बन जाएगा, और जीएमपी जो है जब इसमें एटीपी ऐड करेंगे तो ये जीटीपी बन जाएगा, और जब दोबारा इसमें एटीपी ऐड करेंगे तो ये जीटीपी बन जाएगा। अच्छा, बस यही था आईएमपी से एएमपी और जीएमपी कैसे प्रोडक्शन होनी है, बस ये कंप्लीट स्टेप्स है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपने एक दफ़ा देख लेना सारा। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक था सेल्वेज पाथवे, तो सेल्वेज पाथवे मेनली ये है कि जो हमारी बॉडी में ओल्ड डीएनए या आरएनए होता है, तो जब वो डिग्रेड होता है तो उसके जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो हम यूज़ करते हैं न्यू प्यूरिन्स सिंथेसाइज करने के लिए। तो मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं डीएनए और आरएनए के डिग्रेडेशन के, जिसमें आईएमपी और जीएमपी जो है वो इंक्लूड है। तो आईएमपी जब डिग्रेड होता है तो वो कन्वर्ट होता है हाइपोजेंथीन में। तो इस स्टेप के बाद ना मेन जो डिपेंड करता है कि हाइपोजेंथीन के साथ आगे क्या होगा, ये डिपेंड करता है एचजीपीआरटी पर, हाइपोजेंथीन गुआनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम्स पर। अगर ये एंजाइम बॉडी में मौजूद होगा तो ये पीआरपीपी की प्रेजेंस में आईएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर ये बॉडी में मौजूद नहीं है तो ये जेंथीन में कन्वर्ट हो जाएगा, जेंथीन मेनली यूरिक एसिड में, और यूरिक एसिड जो है वो बॉडी से रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद जीएमपी बनता है गुआनिन से, और अगर गुआनिन के बाद अगर ये डिपेंड करता है आगे फिर दोबारा एचजीपीआरटी पर, हाइपोजेंथीन गुआनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम पर। अगर वो मौजूद होगा तो वो पीआरपीपी की प्रेजेंस में दोबारा जीएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर वो मौजूद नहीं होगा तो ये गुआनिन जो है वो जेंथीन में कन्वर्ट हो जाएगा और वो यूरिक एसिड में। तो यहाँ पर एक क्लिनिकल आता है, वो है लीच-लेस्ट-निहान सिंड्रोम या लीच-निहान सिंड्रोम, जो भी पढ़ लें आप इसे। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ये जो एंजाइम है एचजीपीआरटी, ये बॉडी में मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से जो बॉडी में यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है, और इसको हम कहते हैं हाइपर यूरिसीमिया में क्या होता है, इसमें ये होता है कि इन्फ्लेमेशन होती है और सॉफ्ट टिश्यूज़ और बोन्स वगैरह में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो हैं वो एड अप हो जाते हैं,
और इसी को हम कहते हैं लीस्ट निहान सिंड्रोम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ये कि जो हमने ये पढ़ा IMP और GMP, इन ये दोनों कैसे सिंथेसाइज होते हैं। इसके बाद AMP जो है वो सिंथेसाइज होता है एडेनिन से। एडेनिन के ऊपर APRT, एडेनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जब एक्ट करता है तो वो उसको AMP में कन्वर्ट कर देता है।